इस यूपीएससी में आने का डिसीजन हम सही ले रहे हैं कि गलत? जॉब की जो प्रेस्टीज है वो अट्रैक्ट करती है कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा तो खूब सारा भौकाल बन जाएगा और पुलिस ऑफिशियल्स मेरे साथ चलेंगे, मैं जो बोलूँगा वही बात सुनी जाएगी। दूसरा जो आपका वाई होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म से मेरा क्या मतलब है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो वाला जो वाई होगा वो देखने में तो बड़ा स्ट्रांग आपको फील होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। आज हम लोग नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने से पहले मैं उसका रीज़न बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओनली आईएएस से 9 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं। उनमें से कुछ बच्चे रिमोट एरिया से हैं, कुछ रूरल एरिया से हैं, कुछ ऐसे एरिया से हैं जहाँ से उनको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, एक एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। और ज़्यादातर मुझे ये सुनने में आता है बच्चों से कि हमें एक मेंटोरशिप, एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो उन्हीं सब का सोल्यूशन हमने एक निकाला है कि क्यों ना हम एवरी वीकेंड एक एपिसोड लाएं और जिसमें बच्चों के कुछ क्वेश्चंस को हम अपने अलग अलग फैकल्टी से पूछें और उसका सोल्यूशन उनसे लें, सो डैट कि धीरे धीरे उनको एक गाइडेंस मिले हमारे थ्रू और जिससे कि उनके जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो पाएँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि देवेंद्र सर हमारे साथ हैं। तो देवेंद्र सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और आप ओनली आईएएस में अपना समय दे रहे हैं। हालांकि आप भी ओनली आईएएस के ही हैं, बट देन ऑल्सो। सो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी आखिरकार है क्या? क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स भी इसको देख रहे हैं जिनको ठीक से पता नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ आप छोटे सेंटेंस में इसको ख़त्म करके बताएं यूपीएससी क्या है। देखिए, इस सवाल का जवाब जो सबसे छोटे सेंटेंस में हो सकता है वो तो ये है कि यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये तो नहीं जानना चाहेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पॉसिबली उन्हें पता होगा। यूपीएससी देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे हमारे संविधान के आधार पर ही बनाया गया है। उसे काम दिया गया है कि जो गवर्नमेंट में सुपीरियर ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें कैसे रिक्रूट किया जाए, उसका रिकमेंडेशन का काम होता है यूपीएससी का। यूपीएससी इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसे हम लोग पॉपुलरली आईएएस का एग्ज़ाम बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें केवल एग्ज़ाम आईएएस का होता है। ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआरटीएस जैसे 24 पदों के लिए कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है। जो उसकी सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो आईएएस होती है, काफ़ी ल्यूक्रेटिव होती है। दैट्स वाई हम इसे आईएएस का एग्ज़ाम बोल देते हैं। जो एग्ज़ाम होता है वो 3 लेवल्स पे होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं 200 नंबर के। पेपर 1 जो जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स यानी कि 200 क्वेश्चन। और जो सीसैट का पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चंस और 2.5 मार्क्स, वो भी 200 नंबर का ही होता है। पेपर 1 पे आपकी बनती है मेरिट, क्योंकि पेपर 2 तो आपको 33% पे क्वालिफाई करना है। वंस आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो यूपीएससी आपको मेंस के लिए इन्वाइट करती है। मेंस में आपका सामना 9 पेपर से होता है और वो लिखने होते हैं। तो जो असली मामला फंसता है वो मेंस के एग्ज़ाम में आता है, असली टैलेंट वहाँ दिखाना पड़ता है। वहाँ पे 4 पेपर तो होते हैं जीएस के 250 नंबर के, यानी कि 1000 मार्क्स का तो जीएस हो गया। फिर एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा, उसके 2 पेपर होंगे, मतलब 250 के 500 नंबर, 1500 नंबर का पेपर यहाँ हो गया। एक होता है एसए 250, तो 1750 का पेपर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। 2 पेपर क्वालिफाई करने होंगे, एक तो होगा इंग्लिश का और दूसरा हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो हमारे 8th शेड्यूल में दी गई। 22 भाषाएं हैं, उनमें से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, दोनों को पास करना है, नंबर्स नहीं जोड़ेंगे। और उसके बाद जो इंटरव्यू होता है, यहाँ पर उसे कॉमनली देखिए हम लोग इंटरव्यू बोल देते हैं, काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो। तो यहाँ पर जो आपका मीन्स होता है उसमें 2 पेपर्स को मैनेज करते हैं तो आपकी मेरिट बनाता है और इंटरव्यू मिला के। तो इस तरीके से इस एग्ज़ाम में जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उन्हें रिकमेंड किया जाता है कई सारे पदों के लिए अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। तो ये पूरा मैकेनिज्म है यूपीएससी के एग्ज़ाम का ओवरऑल। सर, जैसा कि आपने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया अच्छे से सर, हालांकि समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, इस यूपीएससी में आने का डिसीज़न हम सही ले रहे हैं कि गलत, ये हम कैसे इंश्योर करें? देखिए, जब आप यूपीएससी की तैयारी में आते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप आ क्यों रहे हैं। ये बड़ा सवाल होता है। कई बार आपको इस जॉब की जो प्रेस्टीज है वो अट्रैक्ट करती है कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा तो खूब सारा भौकाल बन जाएगा और पुलिस ऑफिशियल्स मेरे साथ चलेंगे, मैं जो बोलूँगा वही बात सुनी जाएगी। ये रीज़न हो नहीं सकता इस सर्विस में आने का। कई बार कारण ये होता है कि मैं जाऊँगा तो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ जाऊँगा, पूरा मतलब देश बदल के रख दूँगा। तो देखिए, इस जॉब से आप वैसे भी ये काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस जॉब की भी अपनी एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेड एरिया में आपके पास बहुत कुछ अच्छा करने का मौका होता है, लेकिन जो बड़े बदलाव हैं वो जब सभी लोग मिलकर करते हैं तभी आ पाता है, लेकिन आप अपने स्तर पे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप आना चाहते हैं तो जो एक बेसिक फंडामेंटल होता है आपको उस पर फोकस करना चाहिए। एक जॉब तो सबको चाहिए, एक बढ़िया सी जॉब जिसमें मिली एक अच्छी सी सैलरी और थोड़ी बहुत इज्जत। यहाँ पे
खाली मामला सैलरी से चलता नहीं है। तो यूपीएससी इस तरीके का एक बहुत ही बेस्ट जॉब है जहाँ पर आपको एक अच्छी सी डिसेंट सैलरी मिलती है और आपके पास सोशल प्रेस्टीज होती है, उसके ऊपर आपके पास बहुत कुछ करने का मौका होता है। तो आपको ये डिसाइड करना होता है, एक तो ये होता है कि चलो हम बस इस जॉब में चले जाते हैं बिकॉज हमें बहुत अच्छे एवेन्यूज़ मिल जाएंगे। दूसरा ये होता है कि आपको ये समझना होगा कि आप जब इस जॉब में जाएंगे तो आपको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपका इंटरेक्शन होगा लोगों से, जब आप पब्लिक डोमेन में होंगे उनकी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। क्या आप इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए रेडी हैं? केवल एक जॉब जिसमें पैसे और प्रेस्टीज आपको मिल रहे हैं, इस आधार पे आप इस जॉब को अवेल कर भी ले तो कर नहीं पाएंगे या आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपका सच में रुझान है इस बात को लेकर कि जब आप इस जॉब में आएँ तो पैसे और एवल से भौकाल उसके ऊपर हट के जो एक्चुअली में इस जॉब की डिमांड है, सिंसियरली लोगों को सर्व करना और एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूट करना, आप वो कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपको लगता है आप कर पाएंगे तो मोस्ट वेलकम है, इस तैयारी में आइए और दिल लगा के प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्रैक करिए। सर बहुत बढ़िया से आपने बताया, बट इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जैसा कि हम आने को तो आ जाते हैं इस प्रिपरेशन में, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें हमें मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है। और आई थिंक डिसिप्लिन के लिए हमें अपना वाई जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये खतरनाक क्वेश्चन है इसका आंसर देना, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है कि अपने वाई को कैसे आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल, देखिए इस सवाल का जवाब ये तो हो ही नहीं सकता कि आपका वाई क्या होगा, बिकॉज आपका वाई क्या होगा ये तो आप ही डिसाइड करेंगे और हर स्टूडेंट का वाई होगा अलग। मतलब आप इस तैयारी में क्यों आने वाले हैं ये अलग होगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप अपना वाई डिसाइड कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1, आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मैं जाके सोशल सर्विस करूंगा, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये एक स्ट्रांग वाई नहीं है जिसके बेसिस पे आप तैयारी कर सकें। एक स्ट्रांग वाई ये हो सकता है कि मेरी फैमिली में सबने अच्छा किया है, सबने अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। एक अच्छा स्ट्रांग वाई ये हो सकता है कि अगर मैंने इस जॉब को अचीव किया तो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए अच्छा कर सकता हूँ। कुल मिला के मैं अपनी लाइफ को और अपने परिवार की लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। दैट कैन बी ए स्ट्रांग वाई। दूसरा, जब आप वाई चुन रहे हो, एक तो स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा जो आपका वाई होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म से मेरा क्या मतलब है? ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो वाला जो वाई होगा वो देखने में तो बड़ा स्ट्रांग आपको फील होगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाई नहीं है, क्योंकि मेंटल जो स्टेटस है वो धीमे धीमे शांत हो जाता है। तो ठुकरा के प्यार वाला जो आपका सेंस है वो इस तैयारी में महीने 2 महीने में शांत हो जाएगा। उसके बाद आप तैयारी करेंगे कैसे? तो आपका जो वाई होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप एक इंसाइटमेंट में, एक फीलिंग में आ गए हैं तैयारी करने और जब वो फीलिंग सप्रेस हुई तो तैयारी भी चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, कि आपका वाई नोबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सुना है कि सिविल सर्विसेज की जॉब में खूब सारे पैसे मिलते हैं, खूब सारी काली कमाई होती है, तो मैं आऊँगा तो बस देश को लूट के खा के फेंक दूंगा। नहीं, अगर आप इस वाई के साथ आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, बिकॉज खतरनाक है। पहली बात तो इस इंटेंशन के साथ एग्जाम को क्रैक करना भी बड़ा मुश्किल होता है और अगर आप कर भी लेते हैं तो आई विल से कि दुर्भाग्य होगा देश का कि आपने किया। तो आपका वाई नोबल होना चाहिए कि आप आएंगे, लोगों को सर्व करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, जो लोग डिसएडवांटेज में हैं उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर करेंगे। आप इन 3 चीज़ों को संज्ञान में लेकर अपना वाई तैयार करें और इस तैयारी में आएँ। इन शॉर्ट सर, अगर हमारा वाई हमें पता होगा तो हमारी जो जर्नी है वो थोड़ी स्मूथ जाएगी, बिल्कुल आसान होगा। आप हमेशा मोटिवेटेड होने की बजाय बल्कि डेडिकेटेड रहेंगे तैयारी को लेकर। दैट इज मोटिवेटेड। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। बट देन ऑल्सो सर, मुझे लगता है जिनके पास अपना वाई है भी, बीच बीच में हमारा जो मन है वो फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता रहता है और कुछ चैलेंजेस भी ऐसे आते हैं जो कंसिस्टेंसी टूट जाती है, जो सीरियस बच्चे भी होते हैं। तो कंसिस्टेंसी को इंश्योर हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, देखिए कंसिस्टेंसी इस तैयारी का एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है। कारण ये है क्योंकि ये तैयारी आपके ग्रेजुएशन की, एकेडमिक या पोस्ट ग्रेजुएशन की तो है नहीं, जहाँ पे आप 10 दिन, 20 दिन या महीने भर पहले पढ़ के जाएंगे और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये एक लंबी जर्नी है जहाँ पर आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ना होता है। शॉर्ट टर्म की जर्नी नहीं है। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट वे में पढ़ना होगा। कंसिस्टेंसी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए वही ग्राउंड जो हम पहले बात कर रहे थे, आपको हर समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आप तैयारी कर क्यों रहे हैं। अगर आपको इस बात का क्लियरेंस है कि आप तैयारी कर क्यों रहे हैं तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेगा। दूसरी बात कि आपका टाइम टेबल सेट होना चाहिए। अगर आप एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, आई वोंट से कि आप रिजिड टाइम टेबल पे जाइए, अगर आप एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल के साथ काम कर रहे हैं तो आपको इस बात का भरोसा होता है कि ये टाइम टेबल मुझे यहाँ लेकर जाएगा और मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, मतलब कि मैं इस जगह पे पहुँच जाऊँगा। अगेन क्वेश्चन करूँगा, टाइम टेबल वो वाला नहीं होना चाहिए कि 7:30 बजे खाना खाऊंगा फिर 7:40 पे पढ़ने बैठ जाऊँगा, वो हो नहीं पाता है। एक फ्लेक्सिबल और थोड़ा वाइड टाइम टेबल बनाएं, अपना वाई याद रखें और बहुत ही
इस बात को मान कर कि तैयारी में आपको जो अचीवमेंट है वो धीमे धीमे ही मिलेगी। ऑल ऑफ सडन आपकी सारी चीजें तैयार नहीं हो पाएंगी, रिजल्ट्स आपको ग्रेजुअली मिलेंगे। इसी बात को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करते रहिए। ओके सर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे अकॉर्डिंगली इसमें दो सिचुएशन आती हैं। एक तो होता है कि हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उसके बाद एक सिचुएशन आती है कि हमने स्टार्ट तो कर दी है बट बर्मुडा ट्रायंगल पर हम उसमें फंसते जा रहे हैं एक रीसेट साइकिल में, और हम उसमें अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये फील हो जाता है कि या तो हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या तो हमारा कमिटमेंट नहीं आ रहा है, या तो जो मेरे एकेडमिक्स ऐसे रहे हैं शुरू से उसके कारण मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और मुझे समझ आ रहा है कि मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। बट कहीं ना कहीं ईगो के कारण एक तरफ वो बच्चे भी हैं जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, देन ऑल्सो ही निकल रहा है, कुछ ना कुछ लैक कर जाता है उनकी तरफ से और वो उसको ईगो बना लेते हैं। तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर करें कि सही टाइम पर हम उससे हट जाएँ? क्या पता उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी कहीं पड़ी हो और उसमें हम टाइम दे रहे हों, और एक सफिशिएंट टाइम हमने दे लिया, ये कैसे इंश्योर करें हम इसमें? देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और मुझे लगता है कि सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उन्हें इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। एग्जिट ऑप्शन होना चाहिए। मैं इस बात का हमेशा से समर्थक रहा हूँ कि आपके पास एग्जिट ऑप्शन होना चाहिए। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तो होता है एप्टीट्यूड, आप सिविल सर्विसेज के लिए बने हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास एप्टीट्यूड नहीं भी है तो आप उसे डेवलप कर ले जाते हैं और इस तैयारी को क्रैक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास सिविल सर्विसेज में जाने का एप्टीट्यूड नहीं है और आपने मन बनाया है कि मैं इस एप्टीट्यूड को डेवलप करूंगा और सिविल सर्विसेज क्रैक करूंगा। बहुत सारे लोग कर ले जाते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है कि हो नहीं पा रहा है। आपने तैयारी में एक समय दिया, आप लगातार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आप कट ऑफ्स के नज़दीक भी नहीं जा रहे हैं। फर्दर आपके आसपास कई सारे और एवेन्यूज़ हैं जो आके निकल जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आपको इस तैयारी को ईगो तो कतई नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके हिसाब से आपने एक सफिशिएंट टाइम इस तैयारी में दिया है, मेहनत भी करी है ईमानदारी से और पूरी कोशिश करी है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करें, स्टिल आप कट ऑफ्स के नज़दीक नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरे एवेन्यूज़ भी हैं। सिंपल सी बात है कि भारत का हर व्यक्ति आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। भारत को 130 करोड़ आईएएस ऑफिसर्स नहीं चाहिए, उन्हें लिमिटेड नंबर में एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए। और अगर आप वो एप्टीट्यूड डेवलप नहीं कर पाए हैं डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो आप दूसरे एवेन्यूज तलाशिए। आप किसी दूसरे डोमेन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जहाँ पर आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप एक्सेल करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप इस एग्ज़ाम को उस जगह पे क्विट करिए, एग्जिट करिए और लाइफ में कुछ और बेहतर करिए। सिविल सर्विसेज के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अच्छा किया जा सकता है। आई थिंक ये एक सही तरीका होगा। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उसकी शुरुआत करनी कैसे चाहिए, किन बेसिक चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसको आप थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि तैयारी को शुरू कैसे किया जाए। तैयारी को शुरू करते वक्त आपको 4 बातों का ध्यान रखना है, जिनमें 3 बातें तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हैं और एक बात है बिल्कुल सब्जेक्टिव तरीके की। पहली बात तो आपको सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, आई विल से रटा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सिलेबस में कौन सी बात कहाँ कही गई है। दूसरी बात कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज करना चाहिए। तीसरी बात, आपको शुरुआत अपने फंडामेंटल्स के साथ करनी चाहिए। और चौथी बात कि आपको अपने दिमाग को ओपन करना चाहिए, और ओपन करने के लिए आपको फोकस करना चाहिए ऑब्जर्वेशन को। पहली बात पकड़ते हैं सिलेबस। सिलेबस काइंड ऑफ टॉर्च होती है जो आपको बताती है कि एग्जैक्टली आपको जाना कहाँ है। नहीं तो आप कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा के कुछ भी पढ़ रहे होते हैं जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट भी नहीं होता। आप बहुत अच्छी तरीके से अपने सिलेबस को एनालाइज करिए और भी जो सोर्सेस एनालिसिस का उनको इस्तेमाल करिए और देखिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं क्या वो आपके सिलेबस से लिंक होती है। बिकॉज आप फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन यूपीएससी नहीं पूछेगी और वो दिमाग में कचरे की तरह जाएगा। तो आप वही चीज़ें पढ़िए जो सिलेबस से लिंक होती हैं, फालतू चीज़ों को बिल्कुल समय मत दीजिए। दूसरी बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो बड़े और लंबे पैराग्राफ्स लिखे हैं उस पैराग्राफ में कौन सी ऐसी बात है जो आपके काम की है या जहां से क्वेश्चंस निकल सकते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से नहीं रिटेन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें रिटेन करनी होती हैं। इंपॉर्टेंट है क्या ये पता आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही चलेगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप अच्छी तरीके से एनालाइज करिए। शुरू में उतना समय उसे दीजिए जितना आपके लिए पॉसिबल हो। तीसरी बात कि आपको शुरुआत फंडामेंटल्स से करनी है। फंडामेंटल्स के लिए जो सबसे क्रेडिबल सोर्स माने जाते हैं वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के साथ आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आप जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पे, या अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो उनके पास जो अपना प्लान है, जिस तरीके से वो आपको अप्रोच करवा रहे हैं उस प्लान पर जाइए। लेकिन एनसीईआरटी तो मस्ट है। एक छोटी सी बात जो आपको इसमें याद रखनी होती है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक छोटा सा रूल होता है कि आपको वो हर चीज़ आनी चाहिए जो बाकियों को आती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो सभी सोर्सेस रेफर करें जो बाकी करते हैं।
एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना चाहिए। जो स्टैंडर्ड बुक्स सभी पढ़ रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर से पढ़ें ताकि आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और चौथी बात, जब आप इस तैयारी में आ रहे हैं तो इस तैयारी में आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करें। न्यूज़पेपर पढ़ें, सोशल इशूज़ से खुद को अपडेट करें, अपने स्टेट के बारे में जानें, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानें, देश के बारे में जानें और इंटरनेशनल इशूज़ में भी रुझान रखें। आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के बारे में जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है उसे भी अवेल करें। तो इससे आपका इस तैयारी में ना केवल रुझान बना रहेगा बल्कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगी, बढ़िया हो जाएगी। और यूपीएससी समटाइम्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछती है, तो ये आपके एग्जाम में भी काम आ जाएंगे। इन 4 बातों का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रांगली स्टार्ट कर दीजिए। सर क्वेश्चन तो मेरे और भी थे, जो आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया उसमें ही मेरे क्वेश्चन बहुत सारे अराइज हो रहे हैं, बट मैं इस सेशन को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि बच्चे धीरे धीरे जानें, उनके लिए भी बोरिंग ना हो और भी फैकल्टीज आपको गाइड कर पाए। जी बिल्कुल, ये भी जरूरी है। और जल्दी ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच, अपने टाइम दिया। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ ओनली आईएएस में। आज हम लोग एक नया इनिशिएटिव सेट कर रहा था पा रहे जहाँ से उनको मोटिवेशन मिले। तो कहीं ना कहीं एक बच्चों की कंप्लेन रहती है